आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 3। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है फर्स्टली वो देख लें। पार्ट सेकंड में हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था, मेजर क्रॉप के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो थाउजेंड्स पीपल थे, यानी बहुत सारे पीपल, वो ऑलरेडी लैंड पर डिपेंड है, यानी पार्टिसिपेट करते हैं लैंड, यानी उनका वर्क ही है कि वो लैंड पर वर्क करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, यानी ओल्ड टूल्स का यूज़ कर रहे थे और वो मानसून पर डिपेंड होते थे। फर्टिलाइज़र की फैसिलिटी भी उनके पास नहीं थी। अब हमने ये देखा है कि पीपल्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं, यानी हमारी पॉपुलेशन जो है डे बाय डे ग्रो कर रही है। लेकिन देन आफ्टर उसके बाद भी अगर हम रेशो निकालें तो हमारे यहाँ की 60% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है काहे पे? एग्रीकल्चर पे। अब अगर सपोज हमारे यहाँ की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के 60% मेंबर जो है वो अनडेवलप्ड रह जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, तो अब हम उस स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या स्टेप्स लिए गए थे। कलेक्टिवेशन फर्स्ट स्टेप। सेकंड है इंसॉल्टेशन ऑफ होल्डिंग। इंसॉल्टेशन ऑफ होल्डिंग का मीनिंग अगर हम समझाएं तो सपोज एक लैंड है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक लैंड है राम की, एक श्याम की। देन अगेन कुछ और लैंड भी है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, राम और श्याम। तो होता क्या है कि 2 छोटे छोटे टुकड़े राम के पास है और 2 छोटे छोटे टुकड़े श्याम के पास है। तो इंसॉल्टेशन ऑफ होल्डिंग में ऐसा होता है कि श्याम ने अपना ही ये जो टुकड़ा है ये राम को दे दिया और राम से ये टुकड़ा श्याम ने ले लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इतना बड़ा लैंड राम के पास हो जाएगा और इतना बड़ा लैंड श्याम के पास हो जाएगा। यानी लैंड की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पीपल्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। स्टेप थर्ड में हम देखते हैं तो एबोलिश्ड जमींदारी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जमींदारी को पूरी तरह से ख़त्म किया था। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। 5 ईयर प्लान यानी 5 साल तक की, ये आपकी जियोग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, जिसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आई ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हरित क्रांति जिसको कहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। देन वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो रिवॉल्यूशन किया गया था। लेकिन ये सारे जो स्टेप थे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, लेकिन ओनली फॉर सम स्टेट, यानी सिर्फ कुछ ही स्टेट इसका बेनिफिट ले पाए, सारे स्टेट के पास इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया था। अब गवर्नमेंट को ये था कि कुछ पर्सन ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं है और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ये फैसिलिटी भी लेने के बाद भी अगर वो डेवलप नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? कुछ और स्टेप लिए गए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन फैसिलिटी,
एग्रीकल्चर प्रोग्राम। एग्रीकल्चर प्रोग्राम का मतलब होता है किसानों को खेती को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव हो, कौन से बीज कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस प्रोग्राम के थ्रू उन तक पहुँचाई जाती थी। उसके बाद 2 वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में यूज़ किए गए हैं, ग्रामदान एंड भूदान। इसको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। भूदान का मतलब महात्मा गांधी ये चाहते थे कि सभी लोगों के पास लैंड का चाहे छोटा सा ही टुकड़ा हो लेकिन होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सर्वे किए गए, पर यह देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड है ही नहीं। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए जो पर्सन जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उन्होंने कुछ लैंड उन लोगों को प्रोवाइड कराई जिनके पास लैंड नहीं थी, उसको कहा गया भूदान। देन कुछ पर्सन ऐसे थे जिनके पास पूरे गांव थे, तो उन्होंने अपने पूरे विलेज को ही डोनेट कर दिया, उसको कहा गया था ग्रामदान। अब देखते हैं इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या आउटपुट रहा। अभी भी देखने में आ रहा है कि जीडीपी का जो परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर से लेस आ रहा है, यानी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। रीज़न क्या रहा? रीज़न यही रहा कि फैसिलिटी जो है वो लोग शायद उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। अब जैसे हमने देखा था कि हमारी हाफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है। अगर सपोज ये डेवलप नहीं होती है तो हमारी डेली लाइफ इसको इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा तभी आता है जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तभी सारे बिजनेस ग्रो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं वो लोग वहीं से डिग्री लें और उस चीज़ में आगे बेनिफिट लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, यानी फूड सिक्योरिटी को अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बेसिक नीड है। खाना हम सबकी बेसिक नीड होती हैं, बट ये चीज़ भी देखी गई है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके पास फूड अवेलेबल ही नहीं है, यानी उनके पास फूड नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी चली। एक को बफर स्टॉक के नाम से जाना गया। बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट अपने पास कुछ परसेंटेज फूड सिक्योर करके रखेगी। देन सेकंड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है APL एंड BPL, एवरेज पुअर लाइन और बिलो पुअर लाइन। एवरेज पुअर लाइन यानी जिनके पास खाने के लिए पूरी फैसिलिटी है, BPL मतलब जिनके पास खाने की फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, क्या हमें वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। देन उसकी प्राइस भी कुछ डिसाइड की गई और उस प्राइस के बेस पर ही BPL को ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए पूरा प्रॉपर वे में मिल सके। ये था हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 4। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।